नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो 3 at 3। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा, मेरी सहयोगी मीनाक्षी कांडवाल और श्वेता झा भी मेरे साथ इस 1 घंटे के शो में मौजूद रहेंगे। हम हाजिर हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की मौत मिस्ट्री की, जिसे लेकर परिवार को अब हत्या का शक है। बिल्कुल नेहा, और हम ये भी दिखाएंगे कैसे रिया एंड फैमिली पर शिकंजा कसता जा रहा है। आज लगातार तीसरे दिन रिया के पिता से सीबीआई सवाल जवाब कर रही है। बिल्कुल, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे ही, लेकिन आपको बता दें कि अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी कि इस बुलेटिन के अगले हिस्से में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से है भारत की तैयारी चीन के खिलाफ यानी कि एलएसी पर जय हो। सुशांत मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल सुशांत के परिवार ने हत्या का शक जताया है। सुशांत के पिता के वकील ने कहा कि परिवार को ये लगता है कि सुशांत की हत्या की गई। सुशांत केस में आपको बता दें सीबीआई ने जांच का दायरा अब बढ़ा दिया है। अब दिशा की मौत के साथ कनेक्शन की भी जांच करेगा सीबीआई। सुशांत केस में रिया एंड फैमिली पर जांच एजेंसीज का शिकंजा कसता जा रहा है। आज रिया के पिता से सीबीआई पूछताछ कर रही है। तो सुशांत मौत केस में नया ट्विस्ट, सीबीआई ने जांच का दायरा बढ़ाया। दिशा से कनेक्शन की होगी सीबीआई अब जांच का दायरा बढ़ाने का फैसला कर चुकी है। सीबीआई सुशांत और दिशा सालियान की मौत के कनेक्शन की जांच करेगी। जांच एजेंसी देखेगी कि कहीं दोनों की मौत के तार आपस में जुड़े तो नहीं है। सीबीआई ने जहां दिशा काम करती थी उसके एक कर्मचारी से बात भी की है जो सुशांत का मामला देखता था। सुशांत की मौत को लेकर सीबीआई की जांच रिया एंड फैमिली के इर्द गिर्द ही घूम रही है। रिया से अब तक 4 दिनों में 35 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। पहले दिन 10 घंटे सवाल जवाब हुए तो दूसरे दिन 7 घंटे, बाकी 2 दिन 9-9 घंटे सीबीआई ने पूछताछ की। रिया के माता पिता और भाई से सीबीआई का सामना हुआ। इंद्रजीत चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ हो रही है। इंद्रजीत से अब तक सीबीआई 18 घंटे सवाल जवाब कर चुकी है। सुशांत केस में 3 एजेंसियां तफ्तीश करने में जुटी हैं। सीबीआई के साथ साथ ईडी और नारकोटिक्स ब्यूरो भी जांच कर रही है। ईडी आज रिया के भाई शौविक से पूछताछ कर रही है। एनसीबी ड्रग्स कनेक्शन एंगल में तफ्तीश में जुटा है। रिया के चैट में आए हर नाम को एनसीबी खंगाल रही है। अब तक 2 ड्रग पेडलर जैद और बासित को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों को आज 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया है। सीबीआई की तफ्तीश के बीच सुशांत के परिवार ने अब हत्या का शक भी जताया है। सुशांत के पिता के वकील ने आज कहा कि घर वालों को लगता है कि सुशांत ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। The family is definitely having grave doubt that this is not suicide and this is murder. परिवार को बड़ा गंभीर शक है कि शायद ये सुसाइड नहीं, क्योंकि हमारा जो एफआईआर था वो अबेटमेंट टू सुसाइड था, लेकिन अब जिस तरह की बातें आ रही हैं अब लग रहा है कि शायद ये सुसाइड नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं बल्कि बहुत गंभीर अपराध शायद मर्डर का है। सुशांत के परिवार के शक का आधार का तो नहीं पता, लेकिन सीबीआई की जांच में अब तक कोई ऐसा सुराग नहीं मिला है जो हत्या की ओर इशारा करता हो। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई भी फिलहाल मामले की जांच खुदकुशी के एंगल से ही कर रही है। अरविंद ओझा, मुनीश पांडे के साथ विद्या, मुंबई आज तक। हमारे साथ और जानकारी के साथ मुंबई से इस वक्त अरविंद ओझा जुड़ गए हैं और सौरभ अख्तानिया हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, पहले आपका रुख करेंगे क्योंकि ईडी में आज शौविक चक्रवर्ती को तलब किया गया है और भी वहां पर सवाल जवाब कुछ अन्य लोगों से हुआ है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ईडी की आज की पूछताछ में क्या सामने आया है? अरविंद ओझा हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद से हम बात करेंगे। अरविंद, ये पूरा अभी तक जो अब मामला है वो जा रहा है ड्रग्स के कनेक्शन से जुड़ता हुआ। हर दिन एक कलई जो है वो खुलती जा रही है। कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं और बताया जा रहा है आने वाले दिनों में कुछ और नाम भी सामने आएंगे। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक आज की जो भी छानबीन हुई है, जो पूछताछ हुई है, क्या अपडेट? जी देखिए, 2 ड्रग पेडलर गिरफ्तार किए गए थे जिनको अदालत में पेश किया गया और रिमांड पर लिया गया है, जिनसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ की है। इन दोनों ड्रग पेडलर ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक का नाम लिया और साथ ही साथ सुशांत के जो स्टाफ है सैमुअल मिरांडा उनका नाम लिया है। तो जब अगला शिकंजा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा है वो होंगे। इसके अलावा जो बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन है उसकी भी अब जांच शुरू कर दी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि न सिर्फ सुशांत के परिवार ने बल्कि कुछ चैट्स आए थे उससे भी ये कहीं न कहीं इंडिकेशन हो रहा था कि कुछ सुशांत दवाएं ले रहे थे। तो क्या किस तरह की दवाएं ले रहे थे, क्या कोई उनको जबरन दवाएं दे रहा था, तो इन तमाम पहलुओं की जांच जो है
वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रही है। और जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि कल तक कुछ बड़ी हलचल इस केस में देखने को मिल सकती है। जी अरविंद, इंतजार करना पड़ेगा कल का। लेकिन एक सवाल और है आपसे, जिस तरह से ड्रग्स का ये पूरा नेटवर्क जो सुशांत सिंह राजपूत के इर्द गिर्द दिखाई दे रहा था, जो उस व्हाट्सएप ग्रुप से भी खुलासा हुआ था, अगर आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आता है कि सुशांत भी ड्रग्स लेते थे, जो कि रिया चक्रवर्ती ने भी आज तक को दिए इंटरव्यू में बताया है, तो ऐसे में क्योंकि सुशांत अब खुद जीवित नहीं है अपने बारे में अपना पक्ष रखने के लिए, कुछ भी कहने के लिए, ऐसे में ये केस जब आगे बढ़ेगा तो जांच एजेंसी के लिए सुशांत के ड्रग्स लेने के मायने क्या होंगे? जी देखिए, अगर ये आत्महत्या का मामला होगा तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ कड़ियां जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उसके तहत पर काम आएगा। रही बात सुशांत अब जीवित नहीं है, लेकिन जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता है, मैं आपको बताऊं 67 एनडीपीएस एक्ट, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कोई बयान देता है तो वो कोर्ट में एडमिसेबल होता है। तो अगर सैमुअल मिरांडा, जिस तरह की तफ्तीश में आई है कि सैमुअल मिरांडा बकायदा जो ड्रग पैडलर गिरफ्तार हुआ है जैद, उसके साथ पैसों का ट्रांजैक्शन भी हुआ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बताया कि सैमुअल मिरांडा 10-10 हजार रुपए जैद को देता था और बदले में ड्रग्स लेता था। तो अब सवाल ये उठता है कि सैमुअल मिरांडा आखिर ड्रग्स किसके लिए लेता था? बिल्कुल, ऐसे कई सवाल हैं जिसके जवाब जो है धीरे धीरे करके सामने आएंगे। अरविंद, सौरभ वक्तानी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, इस पूरे मामले में सीबीआई जो पूछताछ कर रही है रिया के परिवार वालों से, उसमें खास करके उनके पिता से जो पूछताछ चल रही है, वो काफी अहम और महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब तक जितनी जानकारी मिल पाई है, बताया जा रहा है कहीं ना कहीं चाहे सुशांत के फाइनेंशियल पूरे अरेंजमेंट की बात हो कि किस तरह से फाइनेंसेस कहां पे खर्च किए जाएंगे, किस तरह से एफडी की जाएगी, तमाम तरह की बात, दवाइयों से लेकर ड्रग्स की भी बात, इन सब में रिया के पिता भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे, तो इसलिए उनसे पूछताछ भी कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे पूछताछ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और इसलिए घंटों पूछताछ हो रही है लगातार तीसरे दिन। सबसे महत्वपूर्ण जो 2 एंगल्स पे जांच हो रही है। देखिए, जो 3 कंपनियां फॉर्म की गई थी उसमें से जो एक कंपनी का जो एड्रेस है वो रिया के जो पिता है इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनका जो घर का एड्रेस है वो दिया गया था। अब अगर सुशांत सिंह राजपूत की कंपनी है और उसका अगर ऑफिशियल एड्रेस इंद्रजीत चक्रवर्ती के पर्सनल घर को दिया जा रहा है तो ये क्यों किया गया था? दूसरा, जो एक मीटिंग हो रही थी जहां पर जो सुशांत अपने फाइनेंशियल फंड्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कहां पर इन्वेस्ट करना है, वहां पर खुद इंद्रजीत चक्रवर्ती मौजूद थे। तीसरी अगर जो मैं बात करूं तो सुशांत का लगातार रिया के घर पे आना जाना रहता था और वो उनके परिवार से लगातार मिलते थे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप इतने क्लोज है तो सुशांत की परिस्थिति कैसी होती थी, उनकी मेंटल कंडीशंस कैसी थी, उनकी हेल्थ कंडीशंस कैसी थी, तो इन सारी बातों को इंद्रजीत चक्रवर्ती कहीं ना कहीं बहुत नजदीकी से जानते थे क्योंकि उनके जो बेटी और बेटा है वो हमेशा सुशांत के साथ हमेशा रहते थे। तो इंद्रजीत चक्रवर्ती का जो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना है, डिटेल क्वेश्चनिंग करना है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी अगर जो मैं बात कर दूं तो जो कॉर्नरस्टोन्स के कुछ अधिकारी हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक आरोप ये भी लग रहा था कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये कंपनी थी, जो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, जो एक्टर्स को मैनेज करती थी, ये कॉर्नरस्टोन कंपनी थी और ये आखिरी कंपनी थी जो सुशांत को मैनेज कर रही थी और वहीं पर दिशा सालियान खुद भी काम करती थी। अब सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के बेहद करीबी है, उन्होंने भी स्टेटमेंट में ये कहा था कि 8 तारीख की मौत के बाद जब दिशा सालियान की मौत होती है तो सुशांत काफी आहत हो चुके थे क्योंकि उनका नाम कहीं ना कहीं ये केस में घसीटा जा रहा था। तो दिशा सालियान वाले मैटर पे भी इन्वेस्टिगेशन करना सीबीआई का बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। अभी ऐसे कई सवाल हैं जिसका सामने आना बाकी है। आपको बता दें कि क्या रिया का छोटा भाई ही ड्रग्स कनेक्शन का बड़ा खिलाड़ी है? ये एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या ड्रग्स मंडली में शौविक रिया का बिग ब्रदर था? मीनाक्षी, शौविक चक्रवर्ती की जो ड्रग चैट सामने आई उससे बड़ा खुलासा हुआ है। शौविक न सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि दोस्तों को ड्रग्स दिलवाता भी था। नेहा, देखिए रिपोर्ट। भाई शौविक बताएगा ड्रग्स कनेक्शन की सच्चाई। भाई शौविक बताएगा ड्रग्स कहां कहां सप्लाई। भाई शौविक बोलेगा तो खुलेंगे रिया के राज। सुशांत केस में शौविक ही एक ऐसा किरदार है
जिसके बारे में आधी जानकारी पर्दे के बाहर है तो आधी अभी अंधेरे में है। जांच एजेंसियों को भी लगता है कि जो बात रिया नहीं बताएगी या छिपाएगी वो बात शोभिक चक्रवर्ती बता। अब तक यही लग रहा था कि शोभिक रिया के ड्रग्स कनेक्शन का एक किरदार है, लेकिन अब जो चैट सामने आई है उससे ये आशंका भी बढ़ गई है कि कहीं शोभिक ही तो पूरी ड्रग्स मंडली का मास्टर नहीं था। सबसे पहले आपको शोभिक की ड्रग्स चैट दिखाते हैं। अक्टूबर 2019 में शोभिक का दोस्त शोभिक से ड्रग्स मांगता है और शोभिक उसके लिए ड्रग्स पैडलर की लाइन लगा देता है। मेरा डीलर बेवकूफी कर रहा है, क्या तुम मदद कर सकते हो? अपने डीलर से बात करता हूँ, तुम कहाँ हो? घर पर? मैं खार में हूँ, मैं आ सकता हूँ जब बोलो। मेरा डीलर अभी नहीं है, पर मेरे दोस्त कुछ नंबर भेज रहे हैं बर्ड के लिए। ये अच्छा बर्ड है। बट कितने का होगा? 2 ग्राम के लिए 5000 शायद। गांजा दिलाने में शोभिक ने अपने दोस्त की मदद की। उसने ड्रग तस्कर के आरोपी जैद और वासिद का नंबर भी साझा किया। मैं कुछ नंबर भेजता हूँ। करमजीत, राज एमजे, सूर्यदीप, ये तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया भाई। शेन फ्लेचर, जैद बू, ये लोग बर्ड देते हैं। इनसे वासिद का नाम लेना। मेरा काम हो गया, अंधेरी जा रहा हूँ ड्रग्स लेने। इस ड्रग चैट से साफ है कि शोभिक ना सिर्फ ड्रग्स लेता था बल्कि दूसरों के लिए ड्रग्स डीलिंग भी करता था। शोभिक के पास कई ड्रग्स पैडलर के नंबर थे। उसे ड्रग्स के रेट की पूरी जानकारी थी। शोभिक की चैट में करमजीत, राज एमजे, सूर्यदीप का जिक्र है। हालांकि जांच एजेंसियां इन तक अभी नहीं पहुंच पाई है। शोभिक चैट में अपने दोस्त को जैद और वासिद का नंबर भी देता है। जैद और वासिद के जरिए ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो शोभिक के ड्रग्स कनेक्शन तक पहुंचा। ये चैट शोभिक को मुश्किल में डाल सकते हैं। इस चैट से साफ है कि शोभिक ड्रग्स पैडलर को न सिर्फ जानता था बल्कि उसे पूरे नेटवर्क के बारे में सारी जानकारी थी। चैट से भी साफ है कि महज 1 घंटे के अंदर ही शोभिक ने अपने दोस्त के लिए ड्रग्स का इंतजाम कर दिया। चैट में शोभिक बेहद कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि शोभिक इस ड्रग्स कनेक्शन का कोई नया खिलाड़ी है। नारकोटिक्स ब्यूरो की गिरफ्त में आए ड्रग्स तस्कर के आरोपी जैद ने ही शोभिक के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा किया था। जैद ने पूछताछ में बताया था कि इस साल मार्च में ही उसने शोभिक को ड्रग्स बेची थी। शोभिक ने सैमुअल मिरांडा को 10,000 रुपए में जैद से ड्रग्स खरीदने के लिए भेजा था। जैद ने पैसे लेकर शोभिक के कहने पर सैमुअल को ड्रग बेचा। शोभिक ने ही सुशांत के स्टाफ सैमुअल को जैद का नंबर दिया था। सैमुअल ने जैद को 5 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए दिए थे। शोभिक को जैद का नंबर वासिद ने दिया था। शोभिक और वासिद पहले से दोस्त थे। जैद का बयान ही नहीं, रिया और शोभिक के ड्रग्स कनेक्शन के और भी सबूत हैं। रिया और शोभिक के ड्रग्स से जुड़े व्हाट्सएप चैट भी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। शोभिक भी रिया की ड्रग्स ग्रुप का हिस्सा था। एक चैट में तो रिया और मिरांडा सुशांत के दोस्त से ड्रग्स लेने की बात कर रहे हैं। हाय रिया, सामान करीब करीब खत्म हो चुका है। क्या हम ये शोभिक के दोस्त से ले सकते हैं? लेकिन वो सिर्फ हशीश और गांजा है। और आपको बता दें कि ड्रग तस्करी के जिस आरोपी जैद ने शोभिक से कनेक्शन का खुलासा किया, आज उसे रिमांड पर भेज दिया गया है। ईडी ड्रग्स कनेक्शन में शोभिक से सवालों की लिस्ट तैयार कर चुका है। ऋषभ ठक्कर और वरुण माथुर से सवाल हो रहे हैं। रिया की चैट में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जितने भी नाम आए वो सभी जांच। एक तरफ रिया के पिता का सीबीआई से सामना, दूसरी तरफ रिया के भाई का ईडी से सामना। हर तरफ से रिया का परिवार घिरता जा रहा है। सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने से शुरू हुई जांच में रिया के ड्रग्स कनेक्शन का भी खुलासा हुआ। सबसे पहले ईडी को रिया के ड्रग्स कनेक्शन के सबूत मिले, फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ड्रग्स कनेक्शन की जड़ें खोदना शुरू कर दिया। नारकोटिक्स ब्यूरो की अब तक की जांच में कई नए किरदार सामने आए हैं। ये सभी ड्रग्स तस्करी के आरोपी हैं। देखिए कैसे इनके जरिए एनसीबी शोभिक तक पहुंची। सबसे पहले अब्बास लखानी और करण अरोड़ा को ड्रग्स तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इन दोनों के खुलासे के जरिए जांच एजेंसी जैद तक पहुंची। 20 साल के जैद के पास से 9 लाख से ज्यादा कैश और विदेशी करेंसी मिली। पूछताछ में जैद ने शोभिक से कनेक्शन को कबूला। जैद के जरिए एनसीबी बासित परिहार तक पहुंची। बासित ने ही शोभिक को जैद का नंबर दिया था।
शौविक की ड्रग्स मंडली का पीछा करते करते एनसीबी ने कायजन इब्राहिम उर्फ अका को पकड़ा। कहा जा रहा है कि कायजन का जैद और शौविक दोनों से कनेक्शन है। एनसीबी जल्द ही शौविक और सैमुअल मिरांडा से पूछताछ कर सकती है। क्या रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक और सुशांत का स्टाफ सैमुअल मिरांडा सुशांत के पैसों से ड्रग्स खरीदते थे? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर शौविक से उनके कनेक्शन का खुलासा तो कर दिया है, लेकिन ईडी आज शौविक से पूछताछ कर पैसों के लेन देन का पूरा खुलासा करेगी। जैसे जैसे नई नई गिरफ्तारियां हो रही हैं, वैसे वैसे रिया का परिवार ड्रग्स कनेक्शन में फंसता जा रहा है। If there is a drug angle, cases will be registered with regard to the drug angle. If there is a drug angle involved in the death of Sushant Singh Rajput, even that will be investigated. So I don't understand why should anybody ask me a question with regard, and that is my grievance with regard to the campaign on behalf of Riya Chakravarti. They are trying to start this campaign to sort of affect the investigation, which is not correct. देखिए, जो भी ड्रग के बारे में आप पूछ रहे हो, रिया ने और शौविक ने दोनों ने बोला है कि हमने ड्रग कभी कंज्यूम किया नहीं है, और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उसमें जो मैसेज जो है उसके बारे में स्टेटमेंट वो देंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए। आप क्यों इतने जल्दी में हो? ईडी सुशांत केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही है। ईडी के अधिकारी ये भी देखेंगे कि ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा कहां से आया और कहां गया। शौविक के अलावा प्रवर्तन निदेशालय बिलियर्ड्स और स्नूकर जैसे खेलों के नेशनल लेवल प्लेयर रह चुके ऋषभ ठक्कर से भी पूछताछ कर रही है। आरोप है कि रिया की ड्रग्स को लेकर ऋषभ से भी बात होती थी। ऋषभ नेशनल लेवल के बिलियर्ड्स खिलाड़ी हैं और जुहू में रहते हैं। उनसे एक ड्रग चैट ग्रुप को लेकर पूछताछ की गई। इस ग्रुप में ऋषभ ठक्कर और रिया के साथ कुणाल जानी भी सदस्य थे। ये ड्रग चैट ग्रुप उदयपुर में एक शादी समारोह के ट्रिप के लिए बनाया गया था। कुणाल जानी एक होटल व्यवसायी है जो बांद्रा के एक होटल में डायरेक्टर है। सोमवार को ईडी ने कुणाल जानी से पूछताछ की थी। सुशांत केस में सीबीआई, ईडी, एनसीबी तीनों जांच एजेंसियां सच खंगाल रही हैं। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। संभव है कि ड्रग्स एंगल की जांच सुशांत की मौत के सच से जुड़ी हो। मुंबई से मुनीश पांडे और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे चीन की। चीन अपनी आदत की तरह हमेशा की तरह चालबाजी करने की उसने भारत के साथ एक बार फिर से कोशिश की, लेकिन भारतीय वीर के सामने दुम दबाकर उन्हें भागना पड़ा। और अब की बार भारत ने चीन के ही दांव से चीन को हैरान किया है। एलएसी की 3 चोटियों पर भारत ने अपनी पैठ दिखा दी है। 1962 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि पेंगोंग त्सो लेक के 3 अहम टॉप पर भारतीय सेना तैनात है और यहाँ से चीन की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। एलएसी में टॉप पर हिंदुस्तान, 3 चोटियों पर भारतीय सेना। धरी रह गई चीनी चालबाजी। भारत ने धोया, चीन बौखलाया। ऐसा पहली बार हुआ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत का दबदबा है। पैंगोंग झील के इलाके में लगातार चीन अपनी चालबाजी दिखाता रहा, लेकिन इस बार दाव उल्टा पड़ गया। भारतीय सेना ने चीनी दाव से ही चीन को उल्टे पांव भागने पर मजबूर की। अब पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी इलाके में 3 अहम चोटियों पर भारतीय सेना की मौजूदगी। ब्लैक टॉप, गोस्वामी टॉप और हेलमेट टॉप पर भारतीय सेना लाव लश्कर के साथ जम गई है। ये तीनों चोटियां सामरिक लिहाज से काफी अहम। 1962 के बाद पहली बार एलएसी की इन चोटियों पर भारत ने सैनिकों की तैनाती की है। तीनों चोटियों पर भारत के कब्जे से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने सोचा नहीं था कि भारतीय सेना ऐसा रुख भी अपनाएगी। पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर भारतीय सेना ने कुछ पहाड़ियों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये पहाड़ियां अभी तक खाली थीं और इन चोटियों से अब भारतीय सैनिक चीन के आर्मी बेसिस पर पूरी तरह से निगरानी रख सकते हैं। 4 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है कि चीन की सेना बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने के लिए बार बार कह रही है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि भारतीय सेना के चोटियों पर होने से वो दबाव में आ सकते हैं। चीनी सेना भी इन चोटियों पर कब्जा जमाना चाहती थी, लेकिन भारतीय सेना की आक्रामकता ने उसे हैरान कर दिया। 29 अगस्त की रात पैंगोंग के दक्षिण में सेना ने चीन के पूरे गेम प्लान को ही उल्टा करके रख दिया। इस नक्शे में पहाड़ की 2 चोटियां दिख रही हैं। ये 2 पोजीशन ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप की हैं। 29-30 अगस्त की रात भारतीय सैन्य टुकड़ी ने इन 2 पोजीशंस पर कब्जा जमा लिया।
इन पोजीशंस के बाईं तरफ चीन की एक पोस्ट है, जबकि दाहिने तरफ 6 चोटियों पर चीन की सेना बैठी हुई है। वहीं भारतीय सेना ने रिक्विनला की 2 चोटियों पर कब्जा जमाकर चीन के पूरे गेम प्लान को ही बदल दिया। चाइना ने कल कोशिश की हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसलेशन करने के लिए चुमार एरिया में। चुमार हिंदुस्तान का इलाका है, लेकिन चाइना कल 7-8 गाड़ियाँ लेके वहाँ आया। हिंदुस्तान की ट्रुप्स स्कर्ट अलर्ट थी और उन्होंने भी डिफेंसिव डिप्लॉयमेंट्स किया, जिसकी वजह से चाइनीज वापस चले गए। और साथ ही साथ चाइना ने फिर तकरीबन 200-300 सैनिकों के माध्यम से कोशिश की ब्लैक टॉप के ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन हिंदुस्तान ने फिर उनको वापस पछाड़ दिया। ये चाइना की तरफ से 3 कोशिश हुई 3 दिनों में इस माफी की ट्रांसलेशन करने का। चीन की तिलमिलाहट की वजह ये भी है, यहाँ से चीन की हर सैन्य हरकत पर नजर रखी जा रही है। भारत ने ऊंचाई पर जाकर चीन की सप्लाई लाइन ही काट दी है। अब चीन की सभी 7 पोस्ट भारत की नजर से बच नहीं सकती। यहाँ से चीन की हर हरकत को देखा जा सकता है। पैंगोंग लेक के फिंगर इलाके में भी भारतीय सेना ने अपनी पकड़ बनाई है। फिंगर 4 के पास 4 महीने में पहली बार अपनी स्थिति मजबूत की है। चीन गलवान में तो पीछे हट गया था, लेकिन पैंगोंग लेक के फिंगर इलाके में पीछे हटने को तैयार नहीं था और इसी टकराव में अब पैंगोंग लेक के दक्षिणी इलाके में भी नया मोर्चा खुल गया। LAC पर भारत की बढ़त से बौखलाया चीन कोई हिमाकत न करे, इसीलिए सेना और ज्यादा अलर्ट है। भारत ने चुशुंग के स्पांगुर पास में T-90 टैंक की रेजिमेंट की तैनाती की है। इसके साथ ही जवानों को इंगला मिसाइल समेत तमाम हथियारों से लैस किया गया है, ताकि चीन की हर गुस्ताखी पर सबक सिखाया जा सके। इस बार भारत की सेना पूरे तरीके से तैयार थी और इस कोशिश को नाकामयाब किया। और जब मुठभेड़ होने का डर था तो चाइनीज सेना पीछे हट गई। भारत शांतिप्रद देश है, हमारे आक्रामक डिजाइन नहीं है, लेकिन भारत की सेना पूरे तरीके से सतर्क है और तैयार है भारत की टेरिटरी को बचाने के। LAC पर मजबूती से बातचीत के टेबल पर भी भारत की मोल भाव की ताकत बढ़ गई है। चुशुंग में लगातार 3 दिनों से ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत। इस बार चीन को किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी है। बातचीत का दौर आज भी चलेगा, लेकिन चीन को समझना होगा कि एक तरफ बात और दूसरी तरफ धोखा नहीं चलेगा। दिल्ली से अभिषेक भल्ला और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस वक्त बौखलाया हुआ है, क्योंकि 29 अगस्त को जिस तरह से चीनी सेना को भागना पड़ा, उससे बीजिंग शर्मसार है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग में बैठे आला सैन्य कमांडर इस बात से खफा हैं कि चीनी सेना आगे बढ़कर क्यों पीछे हटी। बिल्कुल, दरअसल चीन गलवान 2 की फिराक में था, लेकिन इस बार पहले से तैयार भारतीय सेना के आगे उसकी एक नहीं। 29 अगस्त की रात चीन के धोखे से हर कोई हैरान है। चीन बात भी कर रहा है और धोखेबाजी भी। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने जानबूझकर भारत को उकसाने के मकसद से 29 अगस्त की रात को पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे में घुसपैठ करने की कोशिश की। और अब चीन इस बात से बौखलाया हुआ है कि उसके स्थानीय कमांडर ने भारतीय सैनिकों के साथ टकराने की बजाय पीछे हटने का फैसला क्यों किया। रिपोर्ट के मुताबिक पेइचिंग में उच्च मिलिट्री कमांडर की राय से उलट स्थानीय कमांडर ने पीछे हटने का फैसला किया। रिपोर्ट में कहा गया कि जून में गलवान घाटी में भारत की कड़ी कार्रवाई के बाद चीन की सेना इतनी घबरा गई थी कि 29 अगस्त की रात भारतीय सैनिकों को देखकर चीनी सेना चुपचाप पीछे हट गई। माने तो गलवान घाटी की खूनी झड़प चीन पर अब भी हावी है। तब भारत के जाबाजों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि जिसका उन्हें अंदाजा नहीं था। 29 अगस्त को भी चीनी सैनिक भारत की तैयारी देखकर डर गए और उल्टे पांव भाग गए। चाइना अपने मिलिट्री कमांडर से बहुत नाखुश है कि उन्होंने मुठभेड़ के डर से पीछे हटने का कदम उठाया, और दूसरा इस बात का अंदाजा नहीं था कि भारत की सेना किस मजबूती से चीन की सेना का सामना कर सकती है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि LAC पर भारत की तैयारियों को जानते हुए भी चीनी सेना ने 29 अगस्त की रात को जो किया वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी। चीन के PLA ने कोशिश किया दक्षिण जगह जो है पेंगोंग सो तालाब का, उस जगह पे उन्होंने कोशिश किया। एक जगह है टेबल टॉप, मतलब टेबल टॉप के ऊपर कोशिश की, ब्लैक टॉप और गंगूर के पास बीच में कोशिश की। भारत की सेना को पता चल गया, आवाज वगैरह आ रहा था, उन्होंने जाके उनको वापस ढकेल दिया। हालांकि अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारी समझ नहीं पा रहे हैं कि जब चीन हालात सामान्य करने की बात कह रहा है तो फिर उसने 29 अगस्त की रात उकसावे वाला कदम क्यों उठाया। लेकिन भारत तो हमेशा से जानता है कि चीन की कथनी और करनी में कितना अंतर है।
गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। सरहद पर साजिश रचने वाले चीन को फिर बड़ा झटका मिला है। सरकार ने दूसरी डिजिटल स्ट्राइक कर चीन पर बड़ी आर्थिक चोट की है। सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर बैन लगा दिया है। इन्हें देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए खतरा बताया गया है। ऐप्स पर बैन से चीन बौखला गया है। चीन पर डिजिटल स्ट्राइक 2। टिकटॉक के बाद पबजी बैन। सरहद पर चीन के धोखे और चालबाजी पर भारत ने फिर चीन पर आर्थिक चोट की है। नई डिजिटल स्ट्राइक पबजी पर की गई है। सरकार ने इस चीनी ऐप को बैन कर दिया। ये चीन को बड़ा झटका है। पबजी भारत में काफी पॉपुलर रहा है। दुनिया में 24% पबजी भारत में डाउनलोड्स किए गए। इससे चीन को काफी कमाई होती है, लेकिन एक झटके में चीन की कमाई बंद हो गई। इससे पहले टिकटॉक पर बैन लगाया था, जिससे हर साल चीन को 720 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। पबजी, जिसको की चीनी कंपनी पीछे से फंडिंग कर रही है, उस पर भी अब बैन लगा दिया गया है, जिससे चीन की आर्थिक स्थिति और खराब होगी। सरकार के नए आदेश से 118 ऐप्स पर पाबंदी लगी। इन्हें देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के खिलाफ बताया। आदेश में कहा गया है कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और होम मिनिस्ट्री की ओर से इन ऐप्स पर बैन लगाने की मांग की गई थी। बड़ा आक्रमण भारतीय सरकार ने किया है इन ऐप्स के ऊपर, और जब इन 118 ऐप्स को बैन किया है तो ये जो बैनिंग ऑर्डर है, ब्लॉकिंग ऑर्डर, वो सेक्शन 69A के तहत भारत के सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट के तहत पास किए गए हैं, क्योंकि सरकार के अनुसार ये जो मोबाइल ऐप्स हैं कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा पर नकारात्मक प्रतिकूल प्रभाव रखते हैं। सरकार के आदेश से सियासी संग्राम भी छिड़ गया। विपक्ष का आरोप है कि क्या बॉर्डर की जंग सिर्फ ऐप से लड़ेंगे। 118 चाइनीज ऐप्स को बैन किया गया है, और मैं समझता हूँ कि इसका एक हिंदुस्तान में भी अच्छा संकेत जाएगा। चीनी ऐप का इस्तेमाल और पॉपुलर हम लोगों ने किया, और उसका लाभ चीन को अगर मिल रहा है तो वो लाभ क्यों पहुँचाया जाए। एक दुश्मनी अगर वो कर रहे हैं तो उसका हमें भी कार्रवाई करनी चाहिए। वो कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो सही है। ये बहुत अच्छा कदम है। आईटी मिनिस्टर को, मंत्रालय को, हमारी सरकार को, रविशंकर प्रसाद जी को, सबको बधाई देते हैं कि आज उन्होंने जिस तरह ऐप को और बंद किया है, चाइना को हर क्षेत्र में जवाब देना। कल हमारे सैनिकों ने उनको पीछे धकेला था, चाइनीज के PLA के आर्मी के लोगों को, और आज उनका ऐप फिर बंद किया है। तो साफ संदेश गया है कि भारत चाइना के हर सवाल का जवाब रखता है। हालांकि पबजी पर बैन से वो माता पिता भी काफी खुश हैं, जो अपने बच्चों की इस लत से परेशान थे। उन्हें लगता है कि मोबाइल से चिपके बच्चे अब इससे दूर होंगे। हम लोग काफी तनाव में थे, लेकिन बच्चे जब खेलना, सरकार इस पर बैन लगा दिया, बच्चे जब खेलना बंद कर दिए तो हम लोग काफी खुश हैं। मैं भी कभी कभार जैसे हम लोग भी खेल लिया करते थे। अभी मेरे पास भी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स का फोन आया कि यार पबजी बैन हो गया, तो दैट्स वाज रियली सरप्राइजिंग, बट एक्सपेक्टेड भी था कि कुछ इस तरीके से कुछ होगा, और हम इस डिसीजन को सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। चीन की कुछ इस हरकतों से, जो कि उन्होंने ऐसा काम किया जो कि मेरी सरकार इस पर बैन लगा रही है, तो मैं उस सरकार का स्वागत करूंगा। उन्होंने अच्छा काम किया जो भी किया। इससे हमारे देश के काफ़ी बच्चे बिगड़ रहे थे। मोबाइल गेम पबजी पर बैन से कुछ बच्चे निराश जरूर हैं, लेकिन चीन को इससे बड़ा झटका लगा है। टिकटॉक बैन से तिलमिलाए चीन पर ये बड़ी आर्थिक मार है। मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।